गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो आज के मतलब काफी लोगों को ये डाउट हो रहा है कि व्हेन विल दिस पीआरएमओ एग्जाम इज गोइंग टू कंडक्ट। तो फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि आपका एग्जाम कब होने वाला है और क्यों, मतलब उसमें कुछ डेट्स मैंने मेंशन की हुई है। जैसे पीआरएमओ की रजिस्ट्रेशन जो डेट है 2022 के लिए, आपका जो एग्जाम की लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, दैट इज अक्टूबर 2020, एंड देन एडमिट कार्ड रिलीज डेट इज नवंबर 2020। पीआरएमओ एग्जाम जो होगा आपका, वो अभी कोई ऑफिशियल डेट मेंशन नहीं है। दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिसंबर 2020। और रिजल्ट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो जनवरी में, जैसा कि हर बार 1 मंथ के अराउंड में वो रिजल्ट आता है। हेलो बेटा, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मतलब वीएमसी प्लेट पीआरएमओ सेशन में आपका सबका वेलकम है। तो एचपीसीएसई ने ये एग्जाम डिले क्यों किया, वो आप सब लोगों को पता होगा कि ये पैंडेमिक की सिचुएशन है। अभी आप लोगों को सुनने में भी आ रहा होगा कि जेई और नेट के, जेई मेंस और नेट के एग्जाम के लिए भी काफी मतलब ऐसा एफर्ट चल रहा है कि दीज एग्जाम शुड बी कैंसल्ड, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट के लिए आना जाना मतलब वो एक हेडेक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए एग्जाम में अपियर होना ट्रूली वो मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो काफी लोग, मतलब बीएमसी में अगर आपने देखा होगा तो भैया ने भी आज सुबह मनमोहन भैया ने भी एक वीडियो डाला है कि हाँ, मतलब ये एग्जाम दोनों ही फैक्टर हैं कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये एग्जाम होना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते हैं। मतलब उन दोनों के अपने अपने पॉजिटिव रीजंस हैं, और नेगेटिव हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम किसी के बारे में जब तक परफेक्टली ना जान पाए हमें कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो दोनों साइड से कुछ पॉजिटिव्स हैं। तो डेफिनेटली मतलब इनको कंसिडर करते हुए एग्जाम का जो डिसीजन है वो दोनों को कंसिडर करते हुए ही लेना चाहिए, आई थिंक, है ना। तो ये पीआरएमओ का एग्जाम भी आई एम होपिंग कि दिसंबर 2022 में वो एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि मतलब कुछ बच्चों ने पूछा है कि डायोफेंटाइन इक्वेशन, गुड आफ्टरनून बेटा, ये डायोफेंटाइन इक्वेशन वाला टॉपिक हम कब कवर करेंगे। तो प्रॉपरली अगर आप देखो तो मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस तो डायोफेंटाइन इक्वेशन के एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं, लेकिन जो प्रॉपर टॉपिक है वो मे बी हम नेक्स्ट सेशन में ही कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अब मतलब एग्जाम के बारे में तो बेसिक चीजें हो ही गई कि एग्जाम के लिए आप ज्यादा टेंशन मत लो, वो जब भी होगा वो हो ही जाएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा। मतलब अभी की जो डेट आई हुई है एचबीसीएसई की तरफ से, वो दैट डेट इज दिसंबर 2020। उसमें उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि किस डेट पर वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं, बट उन्होंने मंथ मेंशन कर दिया है कि दिसंबर में वो एग्जाम होगा और अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अक्टूबर तक आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अक्टूबर में आपका रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म फिल करना होगा तो आपके पास बीएमसी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके पास टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे कि कब आपका रजिस्ट्रेशन डेट एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं लास्ट क्लास के टॉपिक से ही आगे बढ़ता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक लिया था फाइंड द, मतलब हम नंबर थ्योरी और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वहां पे कर रहे थे। तो फाइंड रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट, कहाँ पे आपको करना है, आपने देखा नहीं होगा शायद। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आपका कब होने वाला है, ठीक है। तो आप वहां से आप देख सकते हो कि व्हेन इट इज गोइंग टू, मतलब कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो स्टार्टिंग वाली स्लाइड में वो अवेलेबल है, वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बेटा, वीएमसी ने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर रखा है। अगर किसी को ऐड कराना है तो वो आप ऐड करने के लिए बोल सकते हो, यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि सर आई वांट टू ऐड इन टेलीग्राम ग्रुप, तो वो हम वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कर्ल एंड डाइवर्जेंस बेटा आपके ना तो पीआरएम में आते हैं ना आरएमओ में आते हैं, तो इसलिए आपको कर्ल एंड डाइवर्जेंस पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। और ठीक है, ठीक है, चलो बेटा करते हैं क्वेश्चंस। तो ये हाउ मेनी इंटीजर्स लेस देन 1000 हैव प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईच सच नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। तो क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट भी आ गया
और उसके बाद उसने ये भी कह दिया कि सम एंड द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। तो आप बेसिकली अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप कंबाइन करते हो तो आपको क्लियरली ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि 7 से तो सम डिविजिबल होने की बात हो रही है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि नंबर इटसेल्फ शुड बी डिविजिबल बाय 3, और 3 की प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म हो गया कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 21, क्योंकि 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 7 और 3 दोनों के प्रोडक्ट से हमारा वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो हमारे पास बेसिकली 3 डिजिट नंबर मैक्सिमम हमें बनाना है, क्योंकि लेस देन 1000 हमें नंबर रखना है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो जो नंबर है वो 1 डिजिट भी हो सकता है, वो 2 डिजिट भी हो सकता है, एंड इट कैन आल्सो बी 3 डिजिट। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि अगर वो, हम मान लेते हैं कि वो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर है तो इस वाले प्लेस 3 डिजिट भी हो सकता है, 1 डिजिट भी, तो फर्स्ट वाले प्लेस पे 0 भी आ सकता है, सेकंड वाले प्लेस पे 0 भी आ सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पे 0 भी आ सकता है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि अब इन तीनों नंबर्स पे जो भी नंबर्स आने वाले हैं उनका सम 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसका व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम, तो अगर आप बात करो कि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, तो वो तब होगा जब नंबर आपका 999 होगा, और 999 अगर नंबर होता है तो बेटा वहां पे सम कितना होने वाला है, सम इज गोइंग टू बी 27। तो यानी कि 7 से डिविजिबिलिटी का एक ही फैक्ट यहाँ पे केस पॉसिबल है, दैट इज गोइंग टू बी 21। 21, क्योंकि 21 के बाद नेक्स्ट वाला 42 होगा, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम सम 27 ही हो सकता है। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला प्लेस है वहां पे आपकी डिजिट जो आ सकती है वो 0 से 9 कोई भी डिजिट आ सकती है। तो मैं क्या इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकता हूं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 to 9, तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उनको हम x की पावर से रिप्रेजेंट कर दिए बेटा। जिसने पीएनसी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको ये आइडिया होना चाहिए कि क्यों हम ऐसा करें, हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को x की पावर से अगर रिप्रेजेंट करें तो दोनों केसेस आइडेंटिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए भी यही स्ट्रक्चर होगी, सेकंड वाले में भी जो आपकी डिजिट हो सकती है वो 0 से लेके 9 तक हो सकती है, और थर्ड वाले में भी आपकी डिजिट 0 से 9 तक हो सकती है। अब आपको टोटल जो यहाँ पे सम चाहिए बेटा, व्हाट सम यू नीड, 21। तो हम कह सकते हैं कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 चाहिए फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल हैं, दिस एक्सप्रेशन इज आइडेंटिकल टू दिस एंड दिस इज आइडेंटिकल टू दिस वन। तो बेटा यहाँ पे यू कैन राइट क्लियरली कि दिस इज x पावर 0, x पावर 1 टिल x पावर 9 होल क्यूब। अब इसमें से आपको कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 निकालना है। तो कुछ लोगों ने एपी जीपी थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, है ना, जो 11th क्लास के उन्होंने वो सारे स्टूडेंट तो ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं और वो अभी पीएनसी टॉपिक पढ़ भी रहे हैं तो उनको आइडिया भी होगा। लेकिन 9th और 10th वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जब पीडीएफ आपको अपलोड हो तो वहां पे कुछ थ्योरी यहाँ पे ऐड कर दूं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 ये एक जीपी है, और जीपी के सम का आपको फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट टर्म 1 और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स पावर n। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 है, अब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी लोगों को पता होगा जो पीआरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दिस इज 1 माइनस और इसका होल क्यूब इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स पावर 10 का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स पावर -3, क्योंकि ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21, आप इसको एक्सपैंड करके बेटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3x पावर 10 3c1, और फिर वो 3c2 आएगा, दैट इज अगेन 3, तो ये x पावर 20। ठीक है, अब इसके बाद वाली पावर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाद हम पावर देखेंगे तो वो 30 हो जाएगा, x पावर 30, जो कि x पावर 21 से बड़ा हो जाएगा। तो इससे आगे क्या आएगा उसकी कोई नीड नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, जिसके लिए आपको जनरली
कोई फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो इसके लिए अभी के लिए डेरिवेशन मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप याद रख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x पावर r in 1 minus x power minus n is given by n plus r minus 1 cr। ठीक है, अब यहां पे अगर हम क्वेश्चन में जाए तो n की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और कोफिशिएंट का सिलेक्शन हम सेट के हिसाब से देखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 21, तो दोनों ब्रैकेट से प्रोडक्ट करके आने वाले। तो अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट से x पावर 0 सेलेक्ट किए, तो आप फर्स्ट ब्रैकेट से अगर x पावर 0 सेलेक्ट किए, तो जो सेकंड ब्रैकेट है आपका ये वाला ब्रैकेट, सारी पावर आपको इससे सेलेक्ट करनी होगी। तो x पावर 0 के बाद जो सेकंड ब्रैकेट है बेटा, वहां से आप x पावर 21 का सिलेक्शन करने जा रहे हो। यानी कि r की वैल्यू आपके पास, मैं यहाँ केसेस लिख देता हूं, 0, 21 पहला केस, प्लस दूसरा केस आपके पास x पावर 10 हो गया, तो 10, तो सेकंड ब्रैकेट से यू विल सेलेक्ट 11, प्लस थर्ड ब्रैकेट से आपको 20, थर्ड केस 20, और सेकंड ब्रैकेट से यू नीड 1 पावर। अब यहां पे हम आंसर लिख देते हैं। तो बेटा x पावर 0 का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले से 1 है, तो 1 इंटू, अब x पावर 21 यानी कि n की वैल्यू आपकी 3 थी, 3 प्लस r की वैल्यू आपकी बेटा 21 माइनस 1 c, 21 माइनस 1 प्लस, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो x पावर 10 आप सेलेक्ट कर चुके हो, तो नेक्स्ट ब्रैकेट से आपको 11 चाहिए, और इसका जो कोफिशिएंट आपका है वो -3 है x पावर 10 का, इनटू, अब आप 11 सेलेक्ट कर रहे हो, तो 3 प्लस 11 माइनस 1 c, 11 माइनस 1 प्लस, आप थर्ड ब्रैकेट से जो सेलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड जो ब्रैकेट है वहां पे आप x पावर 20 का अगर आप कोफिशिएंट देखो तो दैट इज 3, तो आप कितना पावर यहां सेलेक्ट करोगे बेटा, 3 इंटू, आपके पास 1 पावर चाहिए, तो आपके पास n की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 1 माइनस 1 c, आपके पास यहाँ पे दिस इज, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज 21 क्योंकि r है ना फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज 1। क्लियर? तो अब आप लिख दो, सिंप्लीफाई कर लो। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो आपके पास पहला टर्म आपके पास आ जाएगा 23c 21, नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा -3 इंटू 13c 11, ठीक है, और प्लस का 3 इंटू, नेक्स्ट टर्म विल बिकम आपका 3c1, ठीक है। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो ये बहुत आसान है, दिस विल बिकम 23c2 -3 इंटू 13c2 plus 3 into 3c1. You can calculate this, 23 into 22 divided by 2 into 1 minus 3 into 13, दो बार आप रिड्यूस कर दो उसको, 2 into 1 plus 3 into 3. So if you simplify this, so you will get what, 253 plus 9 minus 234, which you, if you simplify that, you will get 19 plus 9, and that is 28। ये क्वेश्चन पीआरएमओ का क्वेश्चन है, अभी आई थिंक लास्ट से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 या 2018 का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको याद रहना चाहिए कि कोफिशिएंट, और इसका डेरिवेशन आप अपने जो भी आप जहां पे क्लासेस अटेंड कर रहे हो वहां पे इसका डेरिवेशन आपको कराया भी गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर r in 1 minus x power minus n is given by n plus r minus 1 cr, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, और ये क्वेश्चन मतलब ये भी एक पीआरएमओ का क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। फाइंड द लीस्ट नंबर whose last digit is 7 and which becomes 5 times larger when this last digit is carried to the beginning of the number। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने डिजिट को जो लास्ट में थी उसको आप बिगनिंग में ले आए, और लास्ट में आपकी जो डिजिट थी दैट वाज 7, अब आप उस 7 को ले आए बिगनिंग में। तो अब जो नंबर है उसके बारे में, वो नंबर आपको मिनिमम नंबर ऐसा निकालना है कि जिसमें ऐसा होने वाला है कि वो नंबर, जब आप डिजिट को, लास्ट वाले डिजिट को स्टार्टिंग में ले जाते हो, तो जो नंबर आपको ऑब्टेन होता है वो 5 टाइम्स हो जाता है।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसमें नंबर थ्योरी की बहुत बेसिक सी चीजें लग रही हैं, तो आप ध्यान से देखिए प्लीज। मान लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर होगा, कोई कितने भी डिजिट का नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, बट हमें लीस्ट नंबर चाहिए। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब स्टार्टिंग के डिजिट को हम छोड़ देते हैं और लास्ट में 3 डिजिट हम लिख लेते हैं। 3 क्या, हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इंक्रीज करना होगा। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बेटा करो, एक्चुअली वो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट शुड बी डिविजिबल बाय 21। वैसे एक सिंपलर सॉल्यूशन होता है कि आप जहां पे मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोगों को ये चीज पता हो अगर तो कर सकते हो, कि जहां पे मैंने ये केस लिखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 लेके भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इफ यू फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड द आंसर, और वो आंसर आपका कितना होगा, अगर आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर आपको पता हो तो इसके सॉल्यूशंस होते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आप 6 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, दैट इज 8c2, and which is clearly 8 into 9, 8 into 7 divided by 2, that is 28. So this is a much easier, this is one line solution, but you have to think कि why this sum is only 6, ये और कोई possibility क्यों नहीं है, तो ये आप सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन, अगर किसी को स्ट्राइक कर जाता है, जो कि हार्डली 2 या 3 लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज ए बी सी डॉट डॉट में अगर लिखा है फ्रॉम गिवन कंडीशन, अगर आप बात करो तो व्हाट शुड बी दिस नंबर 5 टाइम्स ऑफ डॉट डॉट ए बी सी 7। आप 7 को अब स्टार्टिंग में ले आए तो आपका नंबर चेंज हुआ, और यहां पे ये ए बी सी, क्योंकि 7 को आप स्टार्टिंग में ले आए तो उसने जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट रहा होगा। अब आप एक एक करके ना यू विल प्रेडिक्ट कि जो लास्ट से डिजिट्स हैं वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये सी क्या हो सकता है। अगर आप 7 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो डिजिट आएगी राइट लेफ्ट साइड में, दैट इज गोइंग टू बी 5। इसका मतलब सी की वैल्यू सी मस्ट बी 5, सी मस्ट बी 5, है ना। कितना सिंपल सी चीज थी कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट को देखा कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहां पे आपका 5 5 into 7 था, जो कि क्लियरली हिंट दे रहा है कि आपकी लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर लास्ट डिजिट 5 आ रही है, दोनों नंबर सेम है, तो राइट साइड में भी लास्ट डिजिट 5 ही होना चाहिए, तो सी मस्ट बी 5। अब हमारे पास अगर ये 5 मिल गया तो हम इसको यूज कर लेते हैं, तो डॉट डॉट करके ए बी, आप सी को बेटा 5 प्लेस कर दो, 5 7 इज इक्वल टू 7 डॉट डॉट ए बी एंड दिस इज 5। नाउ अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आप अब सेकंड लास्ट डिजिट पे अगर आते हो तो व्हाट शुड बी दिस नंबर, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 7 into 5 आपका 35 था, तो आपके पास यहाँ पे 3 कैरी गया, और 5 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 25, 25 प्लस 3 इज गोइंग टू बी 28। इसका मतलब जो आपका बी है वो क्या होना चाहिए, 25 प्लस 3 दैट इज 28, सो आपका बी बेटा 28 होना चाहिए, तो 5 डॉट डॉट ए, यहां पे 8 5 7 is equal to 7 dot dot, this is a and this is 8 5। I think this is clear. Now you will predict for a, now you will predict for a, clear। तो अब अगर आप देखो
तो अगर आप नेक्स्ट, अब आप किसकी बात करो, नेक्स्ट अब आपको ए देखना है, तो फिर से वही काम करोगे कि आपके पास जो कैरी था दैट वाज 2। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कैरी था दैट वाज 2। तो अगर आप फिर से देखो तो आपके पास 5 इंटू 8 हो गया 40। अब 40 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 40 प्लस 2 यानी कि आपका लास्ट रेट जो यहाँ पे जनरेट होगा दैट इज गोइंग टू बी 42। यानी कि ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे डॉट डॉट व्हाट विल बी दिस वैल्यू 2। तो 2 8 5 7 और इधर की तरफ आप फिर से वही चीज, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर ए की वैल्यू है तो वही आपके पास राइट साइड में भी आना चाहिए। तो लास्ट रेट आपका ए इज 285। अब आप फिर से आगे, अब उसके बाद आप फिर से यहाँ पे एक नंबर इंट्रोड्यूस करा दो, लेट दिस इज पी, क्योंकि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपके पास जो कैरी यहाँ पे आया दैट इज 4। तो आप फिर से आप करो तो 5 इंटू 2 10 प्लस 4। तो 10 प्लस 4 बेटा हो गया 14, यानी कि आपका P4 होना चाहिए। कितना सिंपली क्वेश्चन पूछा हुआ है जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। तो नाउ दिस इज 7 डॉट डॉट 4 2 8 5। अब आप यहाँ पे 14 है और आपका कैरी बेटा 1 हो गया। तो अब आप इसके बाद फिर से एक नंबर लिख लो, लेट दिस इज m। तो आप फिर से वही काम करोगे कि आप 5 इंटू 4 और आपका कैरी था 1, तो आपके पास हो गया 5 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 21। यानी कि आपकी जो डिजिट है दैट इज 1। तो m आपका 1 हो गया। तो 5 डॉट डॉट 1 4 2 8 5 7 इज इक्वल टू 7। अब आपके पास यहाँ पे 1 आ गया, 1 4 2 8 5। अब दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। ये क्वेश्चन हो गया, क्यों क्वेश्चन हो गया कि आपके पास अब 1 आना चाहिए। 1 को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कुछ भी रहा हो, अब नेक्स्ट नंबर के बारे में आप बहुत आसानी से सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्यू नंबर लिख दूं, दिस इज क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वी नीड ए नंबर, क्योंकि हमें फर्स्ट सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई क्यू को 7 कर दूं तो अपने पास जो नंबर है वो बेटा 7 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि 7 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्लियरली 7 आने वाला है। यानी कि Q अगर आपका 7 हो जाता है तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि Q मस्ट बी 7। Q मस्ट बी 7। तो यानी कि ये नंबर यहीं पे कंप्लीट हो गया। हमें मिनिमम चाहिए था इसलिए यहां पे हम रुक गए। ठीक है, तो अब आपके पास व्हाट इज द नंबर? सो नंबर मस्ट बी, what should be the number? 7 1 4 2 8 5। होप दिस इज क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन पीआरएमओ में नहीं आरएमओ में भी आने के चांसेस है, बट दिस क्वेश्चन नाउ कैन रिपीट इन आरएमओ, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को देखो तो कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है और बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पीआरएमओ में आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, दिस ईयर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पीआरएमओ। आई एम होपिंग फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर हम नेक्स्ट, आई विल रिपोर्ट यू आर एनीवन आंसरिंग माय क्वेश्चन। ठीक है, इफ एबीसी, इफ एबीसी आर थ्री इंटीजर्स देन शो दैट। तो अगेन अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है कि अगर आपके पास एबीसी थ्री इंटीजर्स है देन शो दैट। आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल इन द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो इफ एबीसी आर any three integers then show that you have to show this thing कि a b c a cube minus b cube b cube minus c cube c cube minus a cube is divisible by 7। you need to prove this thing। ठीक है, कि a b c कोई भी थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है तो these are going to be divisible by these are going to be divisible by 7। तो अगर ऐसा हो रहा है बेटा तो नाउ व्हाट शुड बी, कि अब यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए? अब आप सोचो कि यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए। तो थिंक, आपके पास 1 मिनट का टाइम है और 1 मिनट में आप सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7 से डिविजिबिलिटी के बेसिस पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो व्हाट कैन बी द फर्स्ट केस? व्हाट कैन बी द फर्स्ट केस? तो फर्स्ट केस यहाँ पे बेटा ये हो सकता है
कि एनी ऑफ ए बी सी इज डिविजिबल बाई 7, कोई भी एक 7 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर कोई भी एक 7 से डिविजिबल हो गया तो ये जो नंबर है दिस इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 7। देन अगर मैं इसको n कहूं तो n इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 7। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इफ नन ऑफ a b c is divisible by 7, if none of is divisible by 7 then what will happen? अगर कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं होता है तो आप अगर किसी भी नंबर को आप a क्यूब b क्यूब c क्यूब को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, डिवाइड अगर आपने 7 से डिवाइड किया, किसी भी क्यूब को आप 7 से डिवाइड करते हो तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिमाइंडर? इट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। अब आपको याद रहना चाहिए कि 7 से डिविजिबिलिटी के बेसिस पे आपके पास क्यूब के केस में क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। अब आप सोचो, ठीक है। तो क्यूब के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि क्यूब जो है, अगर किसी भी नंबर के क्यूब को आप 7 से डिवाइड करते हो तो व्हाट मस्ट बी द रिमाइंडर? आप कोई भी आप थोड़ा सोचोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि या तो वहां रिमाइंडर बेटा, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0, पहला केस। 0 के अलावा क्या हो सकता है? वहां पे आपका रिमाइंडर 1 हो सकता है। और थर्ड केस इट कैन बी 6। यू कैन एनालाइज दिस, आप घर पे इस चीज को सोच सकते हो और फिर इसको एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हो, है ना। लेकिन आप थिंक जरूर करना कि व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये वाली चीज, लेकिन आप ये चीज बहुत आसानी से देख सकते हो। जैसे आपको याद होगा कि 3 से डिविजिबिलिटी के बेसिस पे भी हम पैटर्न लिख रहे होते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी के बेसिस पे। तो आपको ना ये चीजें याद रहनी चाहिए कि अगर किसी क्यूब को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो व्हाट शुड बी द पैटर्न, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो व्हाट शुड बी द पैटर्न। स्क्वायर के केस में याद रहना चाहिए, क्यूब के केस में याद रहना चाहिए, ये एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन याद करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रट लो, आप उसको पैटर्न को खुद से लिख के देखो, यू विल एनालाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 6 आपकी पॉसिबिलिटीज थी। अब अगर देन पॉसिबल, अब यहां पे क्या पॉसिबल है कि अगर आप ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की बात करो तो अगर 0 वाला केस हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, दोनों में से एक जो आपके 3 है तो 3 में से क्या होगा कि या तो एक 0 हो जाए, और अगर एक भी 0 हो गया, रिमाइंडर 0 का केस आ गया तो वो तो एलिमिनेट हो गया, वो तो पहले ही केस में चला गया। अब बचे आपके दो केसेस। 0 के केस में तो वो डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 7। अब आपके केस कितने बचे? 1 और 6। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तीनों डिफरेंट वैल्यू नहीं ले सकते। तो अगर तीनों डिफरेंट वैल्यू नहीं ले सकते, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, कैन ऑल थ्री can't take डिफरेंट वैल्यू। तो अगर वो डिफरेंट वैल्यू नहीं ले सकते तो दो के बाद सेम वैल्यू जाएगी। सो टू ऑफ देम मस्ट हैव सेम रिमाइंडर। तो अगर सेम रिमाइंडर आया तो मान मान लो 1 आ गया, दोनों का रिमाइंडर 1 आ गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगेन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर बी क्यूब माइनस, अगर दूसरे सेट के पास आया तो वहां पे वो रिमाइंडर डेफिनेटली 0 बनेगा, क्योंकि ए क्यूब से भी 1 आया, बी क्यूब से भी 1 आया, तो वो 1 - 1 क्या बन जाएगा? 7 0 बन जाएगा। यानी कि सो एनी वन पेयर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी क्यूब माइनस सी क्यूब और सी क्यूब माइनस ए क्यूब is going to be divisible by, यानी कि वो 7 से डिविजिबल होने वाला है। तो हमने सारे केसेस चेक कर लिए, या तो तीनों में से कोई एक डिविजिबल हो जाए, या फिर नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल था कि उनमें से कोई एक मतलब वो तीनों ही डिविजिबल ना हो। तो अगर तीनों ही
एबीसी डिवाइड नहीं कर, एबीसी तीनों ही एबीसी को 7 डिवाइड नहीं कर रहा, तो उस केस में हमने क्या सोचा कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ रहे थे, तो उनके फैक्टर्स को देखा हमने। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्यूब थे, तो क्यूब में पैटर्न क्या होता है कि अगर हम किसी 7 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो वहां पे तीन ही केसेस बन सकते हैं, या तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या रिमाइंडर 1 देगा, यानी कि फॉर्मेट जो होगा यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, या तो वो 7 लैम्डा की फॉर्म का होगा, या 7 लैम्डा प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या 7 लैम्डा प्लस 6 की फॉर्म का होगा। 7 लैम्डा प्लस 6 को आप what you can write, you can also write the 7 lambda minus 1। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज थी, दो ही डिफरेंट हो सकते थे, तो इसलिए तीन में से दो को सेम होना पड़ेगा, यानी कि रिमाइंडर हर केस में क्या आने वाला है, 0, तो दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 7। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा पॉलिनॉमियल का है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपके पास ए बी बी इंटीजर्स सच दैट ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? तो दिस क्वेश्चन इज अगेन, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आपके रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ रूट्स के ऊपर पीआरएमओ में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा जिसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चन हो, और वो चीज आरएमओ में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। आरएमओ में थोड़ा सा उसका बेटर क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्टी की जगह वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था वो आरएमओ का क्वेश्चन था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि इसने कहा कि आर इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स, जो इसके रूट्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर रूट्स नेगेटिव इंटीजर्स है तो अब आप इसको सोचो कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो सम ऑफ रूट की अगर आप बात करो तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अगर मान लो हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक की बात करें जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी 20 है, तो अगर आप उसके रूट्स को ध्यान से देखो तो वहां पे आपका सम ऑफ रूट इज माइनस ए। अब सम ऑफ रूट माइनस ए आया, इसका मतलब ए कैसा होना चाहिए? अब आपके यहाँ पे इसके रूट नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर रूट्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आपका सम नेगेटिव होना चाहिए। बट सम नेगेटिव होना चाहिए, इसके लिए ए की कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए मस्ट बी व्हाट, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए अगर नेगेटिव हो गया तो सम पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में उसने क्लियरली कहा है कि जो रूट्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दैट इज व्हाई ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम बात है प्रोडक्ट पर बेटा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस? तो आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए कि वो 20 है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ए और अल्फा बीटा की वैल्यू इज 20। आपके अल्फा बीटा नेगेटिव होने हैं और वो इंटीजर्स होने हैं, तो आपको 20 को बेसिकली यू नीड टू फैक्टराइज। तो 20 को आप फैक्टराइज करोगे और दोनों नेगेटिव फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे बेसिक फैक्टर क्या हो सकता है? -1 -20। उसके बाद आप एक इंक्रीज कर दो, 20 से एक फैक्टर 2 को 1 को दे दो तो -2 -10, फिर एक फैक्टर वहां से निकाल लो तो वो -4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। आप इसके अलावा और कोई फैक्टर्स इन दोनों के नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कह रहा होता तो वहां पे आप पॉजिटिव वाले केसेस भी ले लेते। आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो अब इसमें आप देखो कि इसमें किस केस में आपकी सबसे छोटी वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग था कि a और b इंडिपेंडेंट है, a एंड b आर इंडिपेंडेंट। तो a और b अगर इंडिपेंडेंट है तो a प्लस बी मिनिमम का मीनिंग होगा कि a मिनिमम हो जाए सेपरेटली और b मिनिमम हो जाए सेपरेटली। ये बात सबको क्लियर कि a मिनिमम और b मिनिमम, a और b सेपरेट है तो a प्लस बी के मिनिमम होने के लिए a भी मिनिमम हो जाए और b भी मिनिमम हो जाए। तो अब यहां से आप बता सकते हो कि व्हाट कैन बी ए मिनिमम। तो ए मिनिमम आप देख लो वहां पे सबसे छोटे पेयर्स क्या क्या है, तो 4 और 5 आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपके पास जो ए मिनिमम की वैल्यू बेटा हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 9। क्लियर? क्योंकि वही सबसे छोटा सेट है। बाकी देखोगे एक 21 बन रहा है, एक 12 बन रहा है, तो ए मिनिमम इज 9। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप सेकंड वाले सेट पे जाओ, तो सेकंड नंबर आपका क्या था? सेकंड नंबर था आपका एक्स स्क्वायर
प्लस 17x प्लस बी। अगेन यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा ले लेते हैं, तो गामा प्लस डेल्टा इज -17, गामा डेल्टा इज बी। अगेन यू हैव टू स्प्लिट। अब आपके पास सम दे दिया, प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट यू नीड टू फाइंड। आपके गामा और डेल्टा दोनों नेगेटिव है, तो 17 को आपको स्प्लिट करना है, सम को आपको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। तो आप देखो क्या क्या वहां पे पॉसिबल केसेस है कि आपका अगर 17 एक प्राइम नंबर है, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे जो फैक्टर्स आपके जाएंगे, सबसे पहले -1 -16, फिर -2 -15, ऐसे आप इंक्रीज करते जाओगे और सबसे लास्ट में आपका जो फैक्टर जाएगा, क्योंकि आपको ए डिस्टिंक्ट रखने, -8 -9, उसके बाद वो रिपीट कर जाएगा। तो अब आप इस सेट के अंदर ध्यान से देखो, व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, यानी कि गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम आना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करो तो वो 16 है, और लास्ट वाला प्रोडक्ट जो है वो 8 × 9 है। तो अगर आप 16 और 1 में एक नंबर को सबसे बड़ा रख रहे हो, एक नंबर को सबसे छोटा रख रहे हो, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द लीस्ट। अगर आप उसमें से दोनों को क्लोजर लाना शुरू कर दोगे तो प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो। मैं -1 -16 लिख के ही आंसर लिख सकता था, क्योंकि उसके बाद अगर मैं करूंगा तो -1 को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो हम -1 -16 लिखते ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। तो बी मिनिमम इज गोइंग टू बी बेटा 16। तो व्हाट इज आंसर? A plus B minimum. So A plus B minimum is what? It is going to be 16 plus 9, that is 25. This is the answer. Hope this is clear to all of you. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और मतलब ये पीआरएमओ में बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। आप लोग इसको देख सकते हो कि पीआरएमओ में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये मैं ऐसे ही ले रहा हूं, ये काफी आसान प्रॉब्लम है। आप में से काफी लोगों ने, आई एम होपिंग दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय ऑल ऑफ यू, है ना? तो एक दो आसान क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए सेशन में। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में आप लोग अपना आंसर मेरे को मैसेज करने की कोशिश करो, जिन जिन का आंसर आ गया है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रवि बेटा, आई विल टेक डेफिनेटली a class of problem solving of geometry. वैसे नीतीश भैया, आई थिंक नीतीश भैया इज टेकिंग द क्लास ऑफ ज्योमेट्री। तो आप नीतीश जो क्लास ले रहे हैं वो क्लास आप अटेंड कर सकते हो। 2 क्लासेस ऑलरेडी पीआरएमओ की नीतीश भैया ने ले रखी हैं, तो आप यू कैन सी दोज क्लासेस। इसके अलावा कुछ क्लासेस और प्लान है आगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड हो गई है, तो हम काफी क्लासेस लेने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर वीक में 2 क्लासेस शेड्यूल्ड है, तो काफी क्लासेस हो जाएंगे। बस आप सिंसियरली इन क्लासेस को, जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उनकी थ्योरी में अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप यहाँ भी चैट में मैसेज कर सकते हो, और अदरवाइज जो लोग टेलीग्राम पे है तो वहां पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एनफ टाइम। तो a√a+b√b इज इक्वल टू 183। a√b plus b√a इज वन, मतलब दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ पीआरएमओ, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इसमें क्या था कि a√a, हर जगह रूट ए आ रहा है और रूट बी आ रहा है, और a और b भी आ रहा है। तो सिंपल सी ट्रिक थी कि क्या करो कि √a को a की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो लेट √a इज x, तो इसका मतलब a को आप रिप्लेस कर दे रहे हो x² से, √b को आपने y से रिप्लेस कर दिया। इसका लॉजिक ये था कि पूरी इक्वेशन जहां पे हमें 4 तरह के वेरिएबल दिख रहे हैं, वो अब 2 तरह के वेरिएबल में बेसिकली रिड्यूस हो जाएंगे। क्या? v इज इक्वल टू y², और उनमें एक रिलेशन बनाया जा सकता है। रूट में रिलेशन बनाना मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे ये a आपका x² हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी x³ + y³ इज इक्वल टू 183। अब सेकेंड इक्वेशन पे जाओ, तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? √b को आपने y कहा बेटा, तो दिस इज x² y प्लस y² x इज इक्वल टू 182। नाउ इफ यू सी दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये दोनों हिंट दे रहे हैं कि कुछ क्यूब जैसा बन रहा है। क्योंकि अगर मैं जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम x³ + y³ + 3xy
x plus y is equal to 183 plus 182, which is what x plus y whole cube is equal to x plus y whole cube will be आपका ये आ जाएगा आपके पास 7 दिस इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 182 को, तो ये आपका आ जाएगा 729। तो 729 इज दिस वैल्यू। अब सबको क्यूब तो याद होंगे, कम से कम 10 तक तो आपको 11 तक तो आपको क्यूब याद रहना चाहिए। तो ये किसका क्यूब होने वाला है? ये 9 का क्यूब होने वाला है। तो x प्लस वाई इज 9। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? उसने पूछा था 9/5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो x इज व्हाट? x इज a स्क्वायर, y इज b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 9। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका 9 हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट दिस a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ना ए बी चाहिए, मतलब वहां पे जो क्वेश्चन में पूछा है उसने 9/5 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी चाहिए। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दिस इज 9। अब ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है। ए प्लस बी आपके पास कितना हो जाएगा? ए प्लस बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 81। तो आप क्लियरली लिख सकते हो या अब आप ए बी की वैल्यू निकाल लो। तो ए बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से, क्योंकि आपके पास जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दिस एक्सप्रेशन इज क्लियरली व्हाट? दिस एक्सप्रेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 182। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है, और एक एक्सप्रेशन आपके पास ये वाला हो गया। तो इन दोनों को आप यूज कर लो। दिस इज फर्स्ट, दिस इज 3, और यहां हम लिख देते हैं इसको, लेट दिस इज 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया, या ऊपर वाली इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। दिस इज 4। तो आप 3 और 4 को अगर यूज करोगे तो x प्लस वाई को वहां रख दो। तो x प्लस वाई की वैल्यू बेटा 9 इज इक्वल टू 182। तो यहां से एक्स वाई विल बी 182 डिवाइडेड बाई 9। दैट इज क्लियरली, दैट इज आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 182/9 ही रहने दो उसको, क्योंकि वो फैक्टराइज डिवाइड हो नहीं रहा है। अब यहाँ आप रख दो ये वाली वैल्यू। यू हैव एक्स वाई, you have x plus y. So what is the value of x square plus y square? That is x plus y का whole square minus 2xy. Now x plus y is 9, तो 9 square is 81 minus 2 into 182 by 9. So this is 81 into 9, that is 729 minus 2 into 182 divided by 9, which is equal to, और यही चीज हमारी a प्लस बी है। ठीक है, तो यहां से इफ यू सिंप्लीफाई दैट, व्हाट यू विल गेट 365 डिवाइडेड बाय 9, एंड व्हिच इज व्हाट? दैट इज 73। दिस इज a प्लस बी। a प्लस बी, ये इसको आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आप 9 को इधर ले आएंगे, तो 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी divided by 5 is going to be 73. This is answer. बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हिंट सारी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अब मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्यूबिक का ले लेंगे। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर इफ द सम 9 पावर 10 प्लस 9 पावर 10 स्क्वायर प्लस 9 पावर 10 क्यूब टिल 9 पावर 10 पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे मैं कुछ थ्योरी डिस्कस करूंगा। तो हिंट यहाँ पे, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे आपके दिमाग में आना चाहिए यूलर टॉर्सन फंक्शन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये कहता है क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं a एंड m, अब वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है और उनका जीसीडी 1 है ना। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होगा? जीसीडी 1 है। तो उस केस में हम एक फंक्शन अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं a पावर 5m, और इस चीज की रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय m,
रिमाइंडर इज 1। दिस इज द रिजल्ट। तो ये यूलर टोशन आपका यूलर थ्योरम भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड यूलर थ्योरम। तो अब 5m को यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूलर टोसन फंक्शन। और 5m के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं कि 5m क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू m एंड आर लेस और इक्वल टू m। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसके दो केसेस हैं यूलर फंक्शन में, यहाँ दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला केस जो अभी हमने डिस्कस किया कि इफ m इज प्राइम नंबर देन every integer less than m is relatively prime to it. For example, if you take the case of 7, तो 7 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे उनके लिए 7 रिलेटिवली प्राइम की तरह एक्ट करने वाला है। यानी कि 7 से पहले जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ उसका जो जीसीडी होगा दैट इज गोइंग टू बी 1। यानी कि अगर मैं 5 7 की वैल्यू आपसे पूछूं कि व्हाट इज 5 7 क्या होगा, तो 5 7 यानी कि उससे पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, तो उससे पहले बेटा कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर्स आ रहे हैं, तो 5 7 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप 5 13 की वैल्यू बताओ, तो 5 13 की वैल्यू 12 हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले वाले जितने भी नंबर्स आने वाले हैं वो उसके लिए रिलेटिवली प्राइम है। यानी कि हम इस चीज को डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हैं कि 5m इज गोइंग टू बी m-1। लेकिन अगर आपका ऐसा हो, इफ द इंटीजर m इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज द प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब वो अब एक प्राइम नहीं रहा, उसके फैक्टर्स जो हैं वो किस फॉर्म के हैं, वो किसी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में p1 p2 p के यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ पावर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 240, तो 240 कैन बी रिटन एज 2 पावर 4 into 3 पावर 1 into 5 पावर 1, तो ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। देन अब उसके बाद आप ये आप प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ के लिए आप अलग से कुछ मतलब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देन 5m, तो प्रूफ को हम आरएमओ के टाइम पे भी ले सकते हैं वैसे। देन 5m, ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हो, m टाइम्स ऑफ 1 - 1 अपॉन p1 1 - 1 अपॉन p2 टिल 1 - 1 अपॉन pk। तो अब मैं इसका ये पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें कि वो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम है तो 5 7 की वैल्यू जैसे मैंने 6 बताई। तो अब ये क्वेश्चन जो 9 पावर 10 9 पावर 10 स्क्वायर 9 पावर 10 क्यूब है, क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारे 9 और 7 जो है वो कैसे नंबर है, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है। दैट इज व्हाई हम पहली वाला थ्योरम यूलर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट यूज करने वाले हैं, कि जिसमें कि हमने पढ़ा है कि जो 5m की वैल्यू है वो m-1 के इक्वल होने वाली है। तो अब हम लिखते हैं कि 9 और 7 का जो जीसीडी है बेटा वो 1 है, दैट जीसीडी इज 1। तो अब हम यहाँ पे यूलर थ्योरम लगाते हैं। तो क्या थी यूलर थ्योरम, a पावर 5m इज इक्वल टू 1 मॉड m। तो यहाँ पे a क्या है बेटा 9, और 7 से डिवाइड करें तो 9 पावर 5 7 इज को जब 7 से डिवाइड किया देन द रिमाइंडर विल बी 1। अब 5 7 की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 6। तो अब आपके पास 9 पावर 6 को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, 1 मॉड 7। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में 9 पावर 10 की बात करो तो आप क्या करोगे, इसको 9 पावर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 9 पावर 6 को आप क्या करने वाले हो बेटा, 9 पावर 6 को यू विल मल्टीप्लाई विद 9 पावर 4। तो आप 9 पावर 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप 9 पावर 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, दिस विल रिड्यूस इनटू 9 पावर 10 is equal to 9 पावर 4 मॉड 7। अब आपको क्या करना है कि 9 पावर 4 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर। तो 9 पावर 4 को आप सेपरेटली ले लो। तो 9 पावर 4 इज 3 स्क्वायर, उसका आप पावर 4 करोगे तो 3 पावर 8 हो जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड 3 पावर 8 को जब आप मॉड 7 से डिवाइड कर रहे हो देन व्हाट इज द रिमाइंडर, आप ये निकालने चाह रहे हो। तो अब आप 3 और 7 में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 से जैसे आपने 9 और 7 में देखा, अब आप 3 और 7 में देखो। तो 3 और 7 अगेन उनका जीसीडी 1 आ रहा है, तो 3 और 7 का अगर जीसीडी 1 आ रहा है तो आप 3 और 7 रिलेटिवली प्राइम हो गए। तो 5 7 की वैल्यू अगेन बेटा अब आप देखो ध्यान से कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। तो आपके पास फिर से यही चीज आने वाली है कि 3 पावर 6, बिल्कुल यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि 3 पावर 6 इज इक्वल टू 1 मॉड 7। तो आप 3 पावर 8 को बेटा क्या ब्रेक कर सकते हो, 3 पावर 6 वाले से आपका 1 मॉड 7 आ गया। तो यहाँ पे आपने जैसे ही 3 पावर 6 इज इक्वल टू 1
मॉड 7 लिखा तो आप ऑटोमेटिकली 3 पावर 8 में क्या लिख सकते हो, 3 पावर 6 का आपको 1 पता चल गया, तो वहां से आपके पास बचा 3 स्क्वायर मॉड 7। 3 स्क्वायर का मतलब 9 मॉड 7। अब 9 मॉड 7 वाला केस आपको पहले से पता है कि 9 को अगर आपने 7 से, 9 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, तो यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर आने वाला है वो सबको पता है, व्हाट इज गोइंग टू बी दैट रिमाइंडर, 2 होने वाला है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो ये तो, 2 मॉड 7। तो जो आपका 9 पावर 10 था बेटा वो रिड्यूस हो गया 2 मॉड 7 में। तो इस तरह से आप, जैसे आपके पास 9 पावर 10 का आ गया, फिर आपके पास 9 पावर 10 स्क्वायर निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास 9 पावर 10 का है उसकी पावर 10 कर दो, तो यहाँ पे ये 2 पावर 10 बन जाएगा, ये 2 पावर 10 बन जाएगा, तो 2 पावर 10 मॉड 7 हो जाएगा। फिर 2 पावर 10 में अब 2 और 7 के लिए आप देख लो, 2 और 7 अगेन रिलेटिवली प्राइम है, तो वहां 2 पावर 6 के लिए फिर से 1 रिमाइंडर आने वाला है, फिर वो उसको 2 पावर 4 बन जाएगा, फिर 2 पावर 4 को 2 में रिड्यूस कर दोगे, तो हर बार आपके पास यही रिजल्ट आने वाला है, 2 मॉड 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 9 पावर 10 के केस में बेटा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 2। 9 पावर 10 स्क्वायर में भी रिमाइंडर कितना है, 2। 9 पावर 10 क्यूब में भी क्या रिमाइंडर है आपके पास, 2। सेम चीज 9 पावर 10 पावर 100 में भी 2 रिमाइंडर है, यानी कि 2 को आप कितनी टाइम्स ऐड कर रहे हो बेटा, 2 को आप ऐड कर रहे हो, देखो आप स्टार्ट कहां से गए, 10 पावर 1 से आप स्टार्ट किए, 1 से लेकर 100 तक गए, तो 1 से 100 तक 2 कितनी बार आने वाला है बेटा, वो 200 टाइम्स आने वाला है, तो 2 इंटू 2 100 टाइम्स आने वाला है, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200। तो आप 7 को आप 200 से डिवाइड, 200 को आप 7 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द रिमाइंडर, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर आरएमओ। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि आपको यहाँ पे यूलर फंक्शन का नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है। तो यूलर फंक्शन क्या बताता है कि अगर आपके पास ए और एम रिलेटिवली प्राइम है या उनका जीसीडी 1 है, तो ए पावर 5m इज गोइंग टू बी इक्वल को जब हम m से डिवाइड कर रहे हैं, देन द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1। दिस इज द थ्योरम। आप 5m की बात करें तो 5m के मैंने यहाँ पे दो केसेस बताए कि एक वो अगर रिलेटिवली प्राइम है a एंड m, तो अब आपके पास सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, m-1। और अगर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो उस केस में आपकी 5m की वैल्यू m1-1/p1 टिल ये होने वाली है। तो आपको दोनों रिजल्ट पता होना चाहिए। तो इस केस में हमने क्या किया कि पहला केस यूज किया, तो पहला केस अगर हमने यूज किया तो 9 पावर 5-7 की वैल्यू आपको, जब आपने 5-7 को आपने 7 से डिवाइड किया, देन द रिमाइंडर इज 1। तो हमने 5-7 की वैल्यू कितनी निकाले, 6, यानी कि जो 9 पावर 10 था वो आपका रिड्यूस हो गया 9 पावर 4 में, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो 1 है, 1 इंटू 9 पावर 4 9 पावर 4 बन गया। अब 9 पावर 4 का फिर से हमने वही थ्योरम लगाया, तो 9 पावर 4 क्या बन गया, 3 पावर 8 बन गया। अब 3 पावर 8 मॉड 7 बन गया। अब 3 पावर 8 में 3 और 7 के लिए लगाया, तो 3 और 7 अगेन रिलेटिवली प्राइम थे, और 5-7 की वैल्यू जो होगी अगेन 6 होने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगा, यानी कि 3 पावर 7, 3 पावर 6 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, देन यू विल गेट 1 रिमाइंडर। तो क्लियरली वहां पे आपके पास 3 स्क्वायर बच गया, 3 स्क्वायर 9 है, और 9 अगर आप देखो तो 2 मॉड 7, आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2। फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो वो 2 पावर 10 बन गया, 2 पावर 10 बना, 2 पावर 6 आपका फिर से रिमाइंडर बन देने वाला है, वो 2 पावर 4 बन जाएगा। तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम बेटा, यू कैन डू दिस प्रॉब्लम इजीली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपके लिए ये जो थ्योरम है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका एप्लीकेशन पता रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने दो केसेस का डिस्कशन किया, दोनों केसेस आपको आने चाहिए। मैं सेकंड केस को भी जल्दी से बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आप, हमने कहा कि यहाँ पे अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं, ये प्राइम नहीं है, जैसे आप देखो 8 इज नॉट प्राइम, तो 8 अगर प्राइम नहीं है तो हम सेकंड वाला अप्रोच लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला अप्रोच लगाते हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5m, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ 5m बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 8, और आप 8 का एक ही प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि 8 को आप फैक्टराइज करके लिखने वाले 2 पावर 3, तो 8 को अगर आपने 2 पावर 3 लिखा बेटा, तो दिस इज व्हाट 1 माइनस 1/2, which is what 8 into 1/2, that is 4, यानी कि 5m की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब आप 15 पावर 4 जो रहा होगा, आप अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर, इन दिस केस रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1 यूजिंग यूलर थ्योरम। तो दिस इज मॉड 4, क्लियर। अब 15 पावर 4 हो गया। अब 15 पावर 4 को हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, 15 पावर 4 02 में, तो इसको वैसे ही कर लो, 15 पावर 4 इंटू 100,
तो बेटा ये 1 पावर 100 हो जाएगा, वो तो 1 ही बन जाना है, तो ये 1 मॉड 4 हो जाएगा। देन अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 पावर 4 जीरो तो अगर आपको बनाना है तो 15 स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 15 स्क्वायर हो गया मॉड 4। नाउ 15 स्क्वायर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर पता होना चाहिए। क्या रिमाइंडर आने वाला है बेटा? 8 सॉरी, दिस इज 8। तो 8 से डिवाइड करने पे आपको पता है कि यहाँ पे क्लियरली 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 मॉड 8, यानी कि 15 पावर 402 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 1 एज अ रिमाइंडर। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें बीच में ऐड करके आपको दे दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने हिंट यहाँ साइड में लिख दी है, आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। आप वीडियो को पॉज करके उनको क्वेश्चंस को देख सकते हो और उनका सॉल्यूशन खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये मैं एक क्वेश्चन जो है मतलब ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसके दो तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक आप इक्वेशन को मैनिपुलेट करके निकाल सकते हो और एक आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का यूज करके कर सकते हो। तो मैं हिंट लिख देता हूं यहाँ, जो बहुत इजी सॉल्यूशन है। अगर किसी को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आता है तो हिंट इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो आप ट्राई कर सकते हो, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आता है दे कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में कुछ रिजल्ट होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट अगर आपको याद हो तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक के लिए आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, तो इसके लिए बड़ा एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि यू कैन राइट दिस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 ए सी। यहाँ पे आप माइनस साइन यूज कर लो और इसको -1/2 लिख दो, इज इक्वल टू 16। तो दिस एक्सप्रेशन इज, जो कॉस अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को आता है तो कॉस 120 डिग्री होता है -1/2, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac cos 120 डिग्री इज इक्वल टू 16। अब आप इसका यूज करके प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, मतलब आप ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल जैसे मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे पहले वाला एक क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड स्टार्टिंग में, डिजिट को चेंज करने वाला। दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन और जल्दी से, क्योंकि क्वाड्रेटिक की पॉलिनॉमियल की क्लास थी तो जल्दी से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब आप सब लोगों को ये मेथड पता रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। और मेथड का नाम है, मेथड कुछ लोगों को तो पता होगा आई थिंक, कार्डन मेथड, कार्डन्स मेथड। कार्डन मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन, जिसका फॉर्मेट हो एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो मैं सॉल्व करने के सिर्फ स्टेप बता दे रहा हूं कि आप x को यहां रिप्लेस कर देते हो एक न्यू वेरिएबल से y और z में, जो कि x सम ऑफ रूट की तरह एक्ट करेगा, x इज y प्लस z। ठीक है, जैसे आप प्लेस करोगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन थी दैट विल रिड्यूस इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन ट्राई दिस कि x को आप y प्लस जेड रख के देखना, और y प्लस जेड रखने के बाद आप, मैं लिख देता हूं, ठीक है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 वाई प्लस जेड, और दूसरी तरफ एक्स क्यूब, और y प्लस जेड को अगर ना आप x रख सकते हो तो एक्स क्यूब विल बी वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। ठीक है, अब आपके पास 3xyz आ गया। अब ये उठा के आप अगर इक्वेशन में रख दोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास जो इक्वेशन है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और वो इक्वेशन आपकी बन जाएगी वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3yz प्लस क्यू एक्स प्लस आर
इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो कि जो आपका 3yz प्लस क्यू है उसको 0 बना लो, क्योंकि आप y और z तो इंडिपेंडेंट पॉइंट है ना, आप उनको कुछ ऐसा सेलेक्ट कर रहे हो कि उन दोनों का जो सम है वो x के इक्वल है। तो y और z को हम अपनी तरफ से इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि उनका सम कांस्टेंट आ जाए और प्रोडक्ट हमारा इस तरह से बने कि 3yz प्लस क्यू 0 आ जाए। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, y क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर, एक इक्वेशन आ जाएगी, एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास हो गई yz is equal to minus q by 3। You can solve these two equation। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप, किसी एक वेरिएबल को आप, ये दो इक्वेशन आपके पास हो गई जिसमें आपके पास y क्यूब और z क्यूब आपके रूट हैं। तो y क्यूब और z क्यूब आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस क्यू क्यूब अपॉन 27। नाउ यू हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो x की दो वैल्यूज हैं, एक y क्यूब है और एक z क्यूब है। तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी टी स्क्वायर प्लस आर टी माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 27 is equal to 0। This is the quadratic equation। Now you can solve this for t। t अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो वो बेटा किसकी वैल्यू आएगी, t की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली y क्यूब की वैल्यू आएगी। और y की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप यहां से सीधा सीधा y क्यूब by solving for t you can find y cube and z cube। These are the two values of x, है ना। x को हमने क्या कहा था, y प्लस z कहा था। तो आपके पास इन दोनों को y क्यूब से आप क्या फाइंड कर लोगे बेटा, y, और z क्यूब से आप z निकाल लोगे क्यूब रूट लेके, और x क्या था बेटा, y प्लस z। तो आप x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। दिस अप्रोच इज कॉल्ड कार्डन मेथड। और इसके बेस पे आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। एक्स क्यूब माइनस 12x² एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 21x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, कि इस क्वेश्चन में और जो आपका कार्डन इक्वेशन का फॉर्मेट था वहां पे एक डिफरेंस है कि उसके अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं आ रहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां से रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, देन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रिमूव करने के लिए बेटा इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, कि आप अपने रूट्स को 4 कम कर दो। जैसे आपका सम ऑफ रूट 12 है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप सम ऑफ रूट 0 बना दो तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रूट था, सपोज करो अल्फा था, अल्फा किसकी वैल्यू है, एक्स की, उस एक्स को मैं चेंज कर देता हूं। क्या चेंज कर देता हूं, आई चेंज दिस एक्स, एक्स को बेटा मैं रिड्यूस कर देता हूं। क्या रिड्यूस कर देता हूं, मैं एक नया वेरिएबल अपने पास लेके आता हूं, क्योंकि मुझे एक्स को रिड्यूस करना है 4 फैक्टर से, तीनों को 4 फैक्टर से रिड्यूस कर दिया। तो तीनों रूट अगर 4 से डिक्रीज कर गए तो उनका सम अगर आप निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपका 12 था तो अल्फा माइनस 4 प्लस बीटा माइनस 4 प्लस गामा माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे प्लेस करोगे, दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू y क्यूब माइनस 27y माइनस 55 is equal to 0। Now you can solve this using this Cardan equation। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और मतलब ये जो सेशन है उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को शायद मिली हो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि, क्योंकि मैंने कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग इस सेशन में बताई हैं। आप उन चीजों को आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ऐसे सेशन बीएमसी की तरफ से और भी कंडक्ट होते ही रहता है। सर प्लीज टेक ए प्रॉब्लम क्लास ऑफ। अब मैं आपके जो भी सेशन में कुछ आपने चीजें बोली हैं वो आपको सुन लेता हूँ। वी कैन राइट, ठीक है, एंड 22 24 इज डिविजिबल, कोसाइन रूल, परफेक्ट बेटा। आयत प्लीज रिपीट, डिड यू प्ले। ठीक है, चलो अब सेशन को एंड कर लेते हैं। और आपकी जो कुछ जनरल क्वेरी आपने यहाँ पे कुछ पूछा होगा, प्लीज स्टॉप चैटिंग, कंसंट्रेट ऑन। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ सेशन को अटेंड करने आए हो बेटा, तो इसका पर्पस ये होना चाहिए कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ। मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि ये सब चीजें आप क्यों करते हो, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। मतलब ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है
तो आप मत अटेंड कर, मतलब ये क्लासेस अटेंड मत करो। इस सेशन को अटेंड करने का पर्पस एक ही होना चाहिए कि इस सेशन से आप कुछ सीखो। आपके पास इतना वेस्ट, अगर टाइम वेस्ट करने के लिए है तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, दे डोंट हैव टाइम फॉर सच थिंग्स। मतलब आप, मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, यू शुड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये आपके, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आप मतलब कितना भी यहाँ पे चैटिंग करते रहो, मतलब आप वेस्ट करते रहो अपना टाइम दे रहे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली आप ही इससे सफर होने वाले हो। मतलब ये छोटी, आप छोटी एज में हो, आपको अभी चीजें समझ में नहीं आती है कि आप कितना इंपॉर्टेंट टाइम अपना क्लिक कर रहे हो। इस टाइम पे आप काफी अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही तो जो जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो उनकी आप हेल्प लो। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, जो भी आप स्टडीज कर रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप सिंसियरली उन चीजों को पढ़ाई करो, तो बहुत आसानी से आप अच्छे, मतलब आप लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट एट्थ नाइन्थ के अंदर है उनको तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें है ना, वो अपना बेस प्रिपेयर कर सकते हो। और बेस प्रिपेयर करते टाइम आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो ना वो सॉलिड होना चाहिए। वो मतलब एकदम, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ, उससे रिलेटेड कोई चीज अगर आपसे कभी भी किसी भी तरीके से पूछ ली जाए तो वो आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। उसके आपके पास हर चीज का लॉजिकली का आंसर होना चाहिए। आप लॉजिकली उन चीजों को कंक्लूड करना आना चाहिए। नंबर थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप 11th क्लास में नहीं पढ़ोगे, तो जो 9th 10th 8th 9th 10th के स्टूडेंट हैं वो नंबर थ्योरी में बहुत सारी चीजें इन पीआरएमओ की क्लासेस से सीख सकते हो। तो मतलब यूटिलाइज योर टाइम। बेटा बुक्स, मतलब आप बुक की अगर बात करोगे तो बेटा यहाँ पे ना, मतलब मेरे पास, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर के पास तो बहुत, मतलब मेरे पास मैथ्स पढ़ाने का काम है, तो मैं मैथ्स की बहुत सारी बुक्स कलेक्ट कर सकता हूँ और उन बुक्स से जो बेस्ट चीज है वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने आपको बुक जो बताई है, जिन बुक्स को मैं जनरली फॉलो करता हूँ, वो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, दैट इज ओलंपियाड प्रॉब्लम प्रीमियर फॉर ओलंपियाड, एक बुक वो मैं फॉलो करता हूँ। दूसरी बुक इन एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, जो कि पुणे के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखी है, वो मैं क्लास फॉलो कर, मतलब उसके नोट्स फॉलो करता हूँ। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस को मैं अपनी तरफ से कुछ मॉडिफाई करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पीआरएमओ इज इजी फॉर 9th क्लास बेटा। मैंने, मतलब मुझे आई रिमेम्बर कि जब मैं, मतलब आपसे 3-4 इयर्स पहले जब पीआरएमओ के लिए पढ़ाना शुरू किया था, तो आई रिमेम्बर 2 स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन क्लास 8th इटसेल्फ। मतलब क्लास 8th में भी आप पीआरएमओ में सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि पीआरएमओ के अंदर आपको मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं लाने, और आपको ना एग्जाम देने की हैबिट होनी चाहिए, एग्जाम से भागना नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, आपको एग्जाम टेम्परामेंट आएगा। इसलिए पीआरएमओ का एग्जाम मैं तो कहूंगा 8th क्लास का मैक्सिमम स्टूडेंट को देना चाहिए, चाहे उनको आरएमओ के लिए अपियर होना हो या ना हो। मतलब आप बहुत सारी चीजें, इतना बड़ा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होगा, आप बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बैठे होगे, आपकी एक ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी, यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग बेटा फ्रॉम दैट। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको यूज करना चाहिए। और कॉनिक सेक्शन एंड मैट्रिसेस, नहीं बेटा, कॉनिक सेक्शंस एंड पीआर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आर नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर पीआरएमओ आरएमओ, मतलब ये वहां नहीं आते। इनफैक्ट कैलकुलस का भी कुछ पोर्शन वहां पे आ रहा होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सारी चीजें फैक्ट बेस्ड है, जिसमें आपको फॉर्मूले अगर आपको आते हैं उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए पीआरएमओ आरएमओ के अंदर और इनफैक्ट इनमो के अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जगह वो ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर सेशन को एंड करते हैं। होपिंग द सेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।